हेलो एवरीवन, आज है 25 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, 30 रुपये से भी नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो अभी भी 7.5% का डिक्लाइन है। फ्राइडे को लंबे अरसे बाद इसने एक अपवर्ड जो मूव था वो दिखाया था, वरना उससे पहले गिरावट ही थी। हालांकि उससे पहले थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाई ज़रूर थी इसने, लेकिन हर बार वहाँ से दोबारा से भी गिरावट देखने को मिली, लेकिन एक बड़ी तेज़ी कह सकते हैं कि फ्राइडे को दिखाई। एक साल में भले ही आपको 7.5% का डिक्लाइन दिख रहा हो, लेकिन एक महीने में इतना डिक्लाइन हो, लेकिन एक साल में 131% का ग्रोथ है। और देखिए, यहां पर जब जब तेजी आई है ना, उसके पीछे खबर रही है। ये जो 14 रुपए से इसने 22 रुपए का जो लेवल दिखाया था ना, उसकी वजह थी रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग, जहां पर रिलायंस ने बोला था कि देखो भाई साहब, हम 7,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करने वाले हैं आलोक में। एक झटके में भागा 22 पे गया, लेकिन बाद में हुआ क्या? वापस गिरावट आई जरूर और वापस 16 पर आया। वापस धीरे धीरे ये भाग ही रहा था कि जैसे ही रिलायंस ने यहाँ पर, जब ये 21 का था और जैसे ही रिलायंस ने 3,300 करोड़ रुपए इन्फ्यूज कर दिए, तो ये गया 37 पर। उसके बाद लगातार गिर रहा है ये। और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक लेवल पर एक बेस यहाँ पर बनना ज़रूरी है, और अगर वो बेस बन गया तो चीज़ें बेहतर होगी। क्योंकि देखो, रिलायंस ने जब इतना बड़ा पैसा कमिट करा, उनमें से एक जो पहला ट्रांजेक्शन था वो तो कर भी दिया है, तो कहीं ना कहीं आने वाले नंबर्स जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, उसमें उस पैसों का जो इन्फ्यूज़ हुआ है उसका असर दिखना चाहिए। चाहे इनके रेवेन्यू में दिखे, चाहे इनके प्रॉफिट्स में दिखे, लेकिन वो दिखना चाहिए। और उसी के बारे में बात भी हम करेंगे यहाँ पर। अगर आप वॉल्यूम के बारे में देखो यहाँ पर, तो तकरीबन 60 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड होते हुए नजर आए हमें। और जनरली देखो, ऐसी कंपनियों में ना, जब कोई बड़े मूव्स आते हैं तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जनरली देखो, वॉल्यूम मुश्किल से 20 लाख 30 लाख ट्रेड करते नजर आएंगे, लेकिन एक ही दिन में ऐसा होगा कि 1 करोड़ 2 करोड़ आ जाएंगे वॉल्यूम, तो शेयर भाग भी जाएगा यहाँ पर। अगर आप कंपनी को लेकर देखोगे तो कंपनी में सबसे पहले इनके डिविडेंड की तरफ चले तो भैया पे तो नहीं करे और करेगा भी नहीं। रीज़न ये कि कंपनी जो है वो लगातार नुकसानी में ही चल रही है। और अगर आप इनके नंबर्स देखो एन्युअली, तो 22-23 में ग्रोथ डेफिनेटली बहुत बड़ा आया था, लेकिन प्रॉफिट वाइज अगर आप देखोगे तो वो ग्रोथ नहीं है। अगर आप क्वार्टरली भी इनके नंबर्स देखोगे तो आपको वो उतने अच्छे नहीं लगेंगे। इवन रेवेन्यू वाइज बहुत खराब लगेंगे, क्योंकि रेवेन्यू लगातार गिर रहा है। एक क्वार्टर भी ऐसा नहीं रहा जहां पर बढ़ता नजर आया हो ये। और प्रॉफिट वाइज देखो तो वो तो है ही नहीं, नुकसान ही है। हर क्वार्टर में लॉस है इनको। लेकिन जिस तरीके से रिलायंस ने भी हाल फिलहाल में 3,300 करोड़ रुपए जो इन्फ्यूज़ करे हैं, मुझे लगता है कि अगर उसका असर यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि देखो, कंपनी का जो मेन मकसद है पहला, वो तो डेट को चुकाना ही है इस पैसों से। अगर डेट चुकाते हैं तो कहीं ना कहीं जो पैसा इंटरेस्ट में जा रहा है वो अगर यहाँ पर बचता है, तो ये जो नेगेटिव है, जो लॉस मेकिंग कंपनी है, अगर वो उनके लॉस पहले कम होना शुरू हो गए और बाद में आगे जाकर अगर प्रॉफिटेबल हो गए, तो एकदम से पहिया घूम जाएगा इसका, एकदम से। और चांसेस है इसके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो जाहिर सी बात है वो नेगेटिव में देखने को मिलेगा। रीज़न ये है कि भाई साहब, कंपनी लॉस मेकिंग है। फिनेंशियल्स अगर आप देखो तो लगातार इनके गिर रहे हैं, जबकि बीच में बहुत अच्छे फिनेंशियल्स थे। आप देखिए, इस कंपनी के जो रेवेन्यू थे वो 2-2 हज़ार करोड़ के आसपास के देखने को मिल रहे थे 2021 के दौरान, कोविड के दौरान। लेकिन बाद में हुआ क्या? सितंबर 2022 से यहाँ पर एकदम से गिरावट शुरू हो गई और अभी भी वो उससे बाहर नहीं आ पाए हैं। और प्रॉफिट अगर आप देखो तो वो है ही नहीं, नुकसान ही में चल रहे हैं। बीच में 1-2 क्वार्टर ऐसे ज़रूर आए थे जब लगता था कि यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। जैसे कि दिसंबर 2021 में इनका जब रेवेन्यू 2,140 करोड़ का हुआ था, जो कि काफ़ी अच्छा था, वहाँ पर इनका लॉस था वो सिर्फ 9 लाख रुपए का लॉस था। एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि शायद अगले कुछ क्वार्टर में किस्मत बदल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये शेयर के मतलब गिरावट हमें देखने को मिली, इवन लॉस में चली गई कंपनी और ज़्यादा। यहाँ पर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो जो प्रमोटर है उनके पास 75% की होल्डिंग है। प्रमोटर यहाँ पर 2 लोग हैं, एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, एक जेएम फाइनेंशियल्स है। हालांकि वो भी रिलायंस का ही है। 40% होल्डिंग यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है। अभी रिलायंस ने थोड़ा सा और पैसा इन्फ्यूज़ करा है प्रेफरेंशियल के जरिए, और यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 0.05% है, 0.32% डोमेस्टिक के पास है, 2.24% एफआईएल्स लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 22.39% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल के पास ज़्यादा है, 16.49% है। अदर पार्टीज 5.90% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज अगर आप देखोगे ना, तो इनका जो पॉजिटिव चीज़ देखो, सब कुछ नेगेटिव है कंपनी में, कि भाई साहब, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार घटता जा रहा है। कंपनी जो है वो प्रॉफिट में नहीं है, लगातार लॉस ही कर रही है।
सब कुछ नेगेटिव है। बस एक चीज़ पॉजिटिव है और वो है रिलायंस। रिलायंस का जो बैकबोन है वो इनके लिए पॉजिटिव है, और रिलायंस ने जो पैसा इनको कमिट करा है 7,000 करोड़ रुपया। और देखो रिलायंस ना अभी कोशिश कर रहा है अपनी जितनी भी कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट करा है उसको टर्न अराउंड करने का। लंबे समय से अगर आप देखो ना तो रिलायंस ने जिन जिन कंपनियों में पैसा लगाया है उसने पैसा बनाकर दिया नहीं है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में ना वो कंपनियां भागना शुरू कर चुकी है। जैसे कि TV18 देख लो, नेटवर्क 18 देख लो, हाथवे देख लो, डन नेटवर्क देख लो, बालाजी टेलीफिल्म्स भी आप देख लो, वहाँ पर तो तेज़ी आई है अब यहाँ पर। और आलोक में भी तेज़ी आई है क्योंकि ये गिरावट 131% का ग्रोथ है भैया, एक साल में गिरावट नहीं है ये। अगर आप 5 साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो कोविड के टाइम पे भाई साहब खूब भागा था ये, बाद में लगातार गिरावट भी बनी थी, लेकिन इस बार बहुत अच्छी तेज़ी आई है, बहुत अच्छी तेज़ी है। और ये सस्टेन होना ज़रूरी है, यहाँ पर एक सपोर्ट बनना ज़रूरी है, एक बेस बनना ज़रूरी है। क्योंकि देखो कंपनी टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है, और जो गवर्नमेंट है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, एंकरेज कर रही है इस सेक्टर को। गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव भी दे रही है, हालांकि उस इंसेंटिव में अभी भी आलोक का नाम शामिल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर आलोक अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ाएंगे तो उनका भी नाम शामिल वहाँ पर हो सकता है। और गवर्नमेंट चाहती है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर जो जो फैसिलिटीज़ है उसको सेटअप करा जाए इंडिया में, और उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करा जाए। और आलोक इंडस्ट्रीज़ का जो एक प्लस पॉइंट है वो रिलायंस का है, और रिलायंस से जो आने वाला पैसा है वो इनका एक प्लस पॉइंट है, और जो रिलायंस के कॉन्टैक्ट्स है वो भी इनका प्लस पॉइंट यहाँ पर होने वाला है। हालांकि एक खतरा यहाँ पर हमेशा रहेगा इस कंपनी में, क्योंकि ये वो कंपनी है जो दिवालिया हो गई थी और काफ़ी सस्ते में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इसको खरीद लिया था। और जब खरीदा गया था तब कुछ टाइम का लॉक इन पीरियड लगा था कि इससे पहले वो इसको डीलिस्ट तो नहीं करवा सकते, लेकिन जब वो ख़त्म होगा और जब वो ख़त्म होने के बाद रिलायंस क्या करेगी वो उसके ऊपर डिपेंड करता है डीलिस्ट करवाएगी कि नहीं। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ होगा भी तो अभी हमें एडवांस से पता चल ही जाएगा। चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि रिलायंस इस तरीके का काम कभी भी करेगी। जो इन्वेस्टर्स है, खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स, उनको मुझे लगता है कि वो इस तरीके से नहीं करेंगे शायद, ये मेरा मानना है, ठीक है। और मैं यही कहूँगा आपसे कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है कि रिलायंस ने इतना सारा पैसा इन्फ्यूज़ करा है, देखते हैं कि उसके चलते आने वाले क्वार्टरली नंबर्स इसे किस तरीके से देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो इनके लिए। और मैं यही कहूँगा आपसे कि यहाँ पर आलोक की जहाँ तक बात करी जाए, अगेन एक रिस्की बैट है ये आंख बंद करके जो खरीदारी करने वाला शेयर कतई नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ पर अगर आप खरीदारी करने का आपको मन बना रहे हो या फिर आप इंटरेस्टेड हो तो आपका जो नज़रिया है वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने तो 200 क्वांटिटी ऐड करो, उसके बाद हर 20% के डिक्लाइन पर, ना कि 1-2 रुपए के, हर 20% के डिक्लाइन पर आपको धीरे धीरे 200 करके ऐड करना चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पे 1000 खरीद कर बैठ जाओ फिर इंतज़ार करो कि अब मैं क्या करूँ अगर गिर जाए तो। क्योंकि देखो बॉटम बन चुका है, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो लगातार यहाँ से डिक्लाइन वाला ही आया है जनवरी से, अगर आप देखोगे तो। हालांकि अगर बेस बनेगा तो अच्छी बात होगी, और जब तक नहीं बनता है यहाँ पर ये कहना कि बॉटम फिशिंग के मौके है, ये जल्दबाजी होगी। बॉटम बन गया है, ये कहना यहाँ पर जल्दबाजी होगी। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।